कृपया मुझे शादी करने दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे लिए हुए पैसे वसूलने हैं। हाथों में सामान की लिस्ट लिए एसपी अंजलि शर्मा अपनी बहन प्रिया की शादी की साड़ी खरीदने अकेले सदर बाजार जा रही थी। अंजलि ने हल्का गुलाबी सलवार सूट और पैरों में साधारण सैंडल पहने हुए थे। उनके चेहरे पर सादगी थी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह वह बाजार पहुंची। उन्हें देख आसपास के दुकानदार पहचान भी नहीं पाए कि शहर की इतनी बड़ी पुलिस अफसर आई हैं। तभी अंजलि की नजर सेठ सिल्क हाउस नाम की उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी के चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी अंजलि धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर दुकान का मालिक सुरेश सेठ हिसाब किताब में उलझा था और करीब 22 साल का एक लड़का राजू ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अंजलि को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और राजू से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। राजू ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। अंजलि एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उन्हें कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, प्रिया पर खिलेगा नहीं, इसका प्रिंट बेकार है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर अंजलि ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा भड़कीली है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। राजू के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ छलक रही थी। उधर से मालिक सुरेश सेठ भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार अंजलि को घूर रहा था। फिर उसने थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, मैडम जी इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन अंजलि का दिल मान ही नहीं रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार और दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में मालिक को जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा पीस ही चाहिए। मालिक सुरेश ने धीरे से राजू को इशारा किया। राजू बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिए। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। अंजलि एक एक साड़ी खुलवा कर देख रही थी। सुरेश का पारा चढ़ता जा रहा था। राजू धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, मालिक, 1 घंटे से दिमाग खराब कर रखा है इस लड़की ने, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। अंजलि ने उसकी बात सुन ली। उन्हें एक पल को तो बुरा लगा। वह चाहती तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उनकी नजर एक गहरे लाल रंग की साड़ी पर पड़ी, जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे प्रिया के लिए ही बनी थी। अंजलि के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, बस यही साड़ी चाहिए, इसे पैक कर दो। सुरेश ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। राजू ने जल्दी जल्दी साड़ी की घड़ी करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। अंजलि ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उनके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी जो कुछ गड़बड़ लग रहा था। अंजलि रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उधड़ कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। अंजलि का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने मालिक सुरेश सेठ को दिखाते हुए कहा, भैया, यह देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, यह तो पूरी उधड़ जाएगी। सुरेश ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाएं, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। अंजलि का गुस्सा अब बढ़ने लगा था।
उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह सुरेश को बोली, चलता कैसे है? मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई फोकट में तो नहीं ले रही आपसे। मुझे सही साड़ी चाहिए। अब मालिक सुरेश भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, द मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते। आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती? काउंटर के पीछे खड़ा राजू भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो? यह सुनते ही अंजलि के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी, लेकिन उससे पहले वह एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना मेरे पैसे वापस करो। मालिक सुरेश ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। अंजलि ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है। मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। अभी तो मैं साड़ी लेकर घर भी नहीं गई, आपके सामने मैंने इसे यहीं देखा है। सुरेश ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों? बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। यह सुनते ही अंजलि ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। राजू ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। लो, अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। अंजलि ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। सुरेश ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। अंजलि के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हां, कर लो फोन, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। सुरेश को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, सेठ सिल्क हाउस से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना किसी वजह के झगड़ा कर रही है। इसने दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे, इसने तो पुलिस ही बुला ली। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें प्रिया का चेहरा याद आया। उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। 15 मिनट बाद पुलिस की एक जीप सायरन बजाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर विक्रम देशमुख और 2 सिपाही नीचे उतरे। इंस्पेक्टर विक्रम की वर्दी बेतरतीब थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। मालिक सुरेश दौड़कर इंस्पेक्टर विक्रम के पास गया। उसने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, यही है वह औरत जो बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। इंस्पेक्टर विक्रम ने बिना कोई सवाल पूछे अंजलि को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। अंजलि अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहां? अंजलि ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं अंजलि शर्मा हूं। इंस्पेक्टर विक्रम अकड़ते हुए बोला, अंजलि शर्मा हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? उसने बीच में ही उनकी बात काट दी। क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है? चलो थाने, वहां तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर अंजलि का हाथ पकड़ने लगा। अंजलि ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। तभी सुरेश इंस्पेक्टर विक्रम को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया और उसकी जेब में कुछ नोट खिसका दिए। इंस्पेक्टर विक्रम बाहर आया और सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर अंजलि की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ लीं। अंजलि चौंक गई। यह क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने अनसुना कर दिया और उन्हें जीप में लगभग धकेल दिया गया। एसपी अंजलि शर्मा की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस की जीप थाने के गेट पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर विक्रम ने उन्हें धक्का देते हुए कहा,
ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल फाइलें पलट रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने घमंड से कहा, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। अंजलि ने एक आखिरी बार कोशिश की, मैं एएसपी अंजलि शर्मा हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्हें सीलन भरी हवालात में बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसकर बोला, अब बनो अफसर। तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा पुलिस वाला बैठा था, सब इंस्पेक्टर रोहन वर्मा। वह ईमानदार और तेज माना जाता था। उसने फाइल से नजर हटाई और हवालात के अंदर झांका। अंदर बैठी महिला के चेहरे का तेज और हाव भाव देखकर उसका माथा ठनका। उसने पास खड़े सिपाही से पूछा, यह कौन है? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी, लेकिन रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत पहचान लिया, यह पूरे जिले की एसपी अंजलि शर्मा है। वह सिपाही पर दहाड़ा, गेट खोल जल्दी, यह एसपी मैडम है। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। रोहन ने ताला खोला और एसपी अंजलि शर्मा को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। मैडम माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। हवालात से बाहर आते ही अंजलि का रूप बदल गया। अब वह एक बेबस ग्राहक नहीं, बल्कि जिले की पुलिस कप्तान थी। इंस्पेक्टर विक्रम के होश उड़ गए। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मैं पहचान नहीं पाया। अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, तुझे क्या लगा वर्दी पहनकर तू गुंडागर्दी करेगा? तूने एक आम महिला समझकर मेरे साथ जो किया वह न जाने कितनों के साथ किया होगा। आज से तू सस्पेंड है। इंस्पेक्टर विक्रम वहीं जमीन पर बैठ गया। रोहन ने तुरंत सस्पेंशन ऑर्डर तैयार किया। अगले ही दिन दुकानदार सुरेश सेठ की दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। देर रात अंजलि घर लौटी। उन्होंने आंसुओं को पी लिया और चेहरे पर मुस्कान सजाकर शादी की रस्में निभाई। उन्होंने प्रिया को वह साड़ी दी और प्रिया खुशी से झूम उठी। अगले दिन हल्दी की रस्म के बाद अंजलि ने रोहन से रिपोर्ट ली। पता चला कि सस्पेंड हुआ इंस्पेक्टर विक्रम और दुकानदार सुरेश स्थानीय बाहुबली विधायक बलवंत राणा के खास आदमी हैं। शाम होते ही शादी के मंडप में कोहराम मच गया। एक जीप से कुछ गुंडे उतरे। उनका लीडर शेरा था। उसने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा। शेरा ने सबके सामने प्रिया पर इल्जाम लगाया, इस लड़की ने मेरे भाई भीमा पहलवान से RSI 50 लाख उधार लिए हैं और अब पैसे लौटाए बिना शादी करके भागना चाहती है। मेहमान कानाफूसी करने लगे। प्रिया रोने लगी। अंजलि समझ गई कि यह विक्रम और सुरेश का बदला है जिसमें विधायक का हाथ है। अंजलि शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उन्होंने शेरा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? शेरा ने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला और हवा में लहराते हुए बोला, यह रहा सबूत। इस पर तेरी बहन के दस्तखत हैं। 50 लाख का एग्रीमेंट है। पैसे दो, वरना आज ये डोली नहीं जनाजा उठेगा। अंजलि ने झपट कर वह कागज उसके हाथ से छीन लिया। उसने एक नजर कागज पर डाली और फिर जोर से हंसी। उसकी हंसी देखकर शेरा और उसके गुंडे भी सकपका गए। अंजलि ने कागज को सबके सामने लहराते हुए कहा, अनपढ़ गवारों, जालसाजी करना भी नहीं आता। इस एग्रीमेंट पर तारीख 30 फरवरी लिखी है और जिस स्टैंप पेपर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वह सीरीज सरकार ने 6 महीने पहले ही बंद कर दी थी। शेरा का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाया, ए ओए, ज्यादा वकालत मत झाड़, पैसे तो देने पड़ेंगे। अंजलि का चेहरा अब सख्त हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और शेरा के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। चटाक की आवाज पूरे मंडप में गूंज गई। वकालत नहीं, अब अदालत लगेगी। अंजलि ने गरजते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ तमाशा देखूंगी? मैं इस जिले की एएसपी अंजलि शर्मा हूं और यह मत भूलना कि मैं जानती थी कि तुम जैसे कीड़े जरूर रेंगते हुए आएंगे। तभी शादी के हॉल के चारों तरफ से सायरन की आवाजें आने लगीं। सब इंस्पेक्टर रोहन वर्मा अपने साथ पूरी बटालियन और कमांडो फोर्स लेकर मंडप के अंदर दाखिल हुए। पुलिस ने चारों तरफ से गुंडों को घेर लिया। शेरा और उसके साथियों की बंदूकें धरी की धरी रह गईं। अंजलि ने शेरा की कॉलर पकड़ी और उसे घसीटते हुए अपने परिवार के सामने लाई। रोहन, इन सबको हथकड़ी पहनाओ और हां, विधायक बलवंत राणा को भी खबर कर देना कि उसके पालतू गुंडे अब हवालात की रोटी तोड़ेंगे और अगर उसने इन्हें बचाने की कोशिश की तो अगला वारंट उसी के नाम का होगा। प्रिया और उसके ससुराल वाले जो अभी तक डरे हुए थे अब राहत की सांस ले रहे थे।
मेहमानों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शेरा और उसके साथियों को पुलिस जीप में ठूंस दिया गया। माहौल शांत होने पर अंजलि ने अपनी बहन प्रिया के आंसू पोंछे और माथे को चूमा। मेरी गुड़िया, जब तक तेरी ये दीदी है, तेरी खुशियों के बीच कोई नहीं आ सकता। जा, फेरे ले। शहनाई फिर से बज उठी। मंडप में मंत्रवार गूंजने लगे। अंजलि एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही थी। उनकी वर्दी भले ही घर पर थी, लेकिन उनका कर्तव्य हर पल उनके साथ था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक औरत की कोमलता और एक पुलिस अफसर की सख्ती जब मिलती है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।